हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और जैसे कि हम प्रोफाइल वाइज सेगमेंट में एक प्रोफाइल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन प्रोफाइल सेगमेंट की। जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ प्रोफाइल हम क्वेश्चन या नेगेटिव प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं उसमें रखते हैं, जिसमें मैन पावर सप्लाई कंपनीज जो है वो भी एक नेगेटिव प्रोफाइल है। या फिर अगर हम बात करें बिल्डर कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डर मटेरियल वाले होते हैं वो भी नेगेटिव प्रोफाइल में आते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो भी नेगेटिव प्रोफाइल में आते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिनको हम नेगेटिव या क्वेश्चन प्रोफाइल के लिस्ट में शामिल करते हैं। तो आज मैं उन्हीं में से एक टॉपिक है जिसमें हम मैन पावर सप्लायर कंपनी जो होती है, मैन पावर जो सप्लाई करती हैं, उसके रिगार्डिंग हम आज डिस्कशन करेंगे कि जब भी किसी लेंडर के पास मैन पावर सप्लाई सर्विसेज वाली जो कंपनीज जाती हैं, उनको वो क्या चीज़ें हमें उनकी देखनी चाहिए, किन बेसिस पे हमें उस पर डिसीजन लेना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल में आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही कॉमन मिडिल लेवल की कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म कुछ लिमिटेड लोगों के साथ मैन पावर की सप्लाई देती है, ना कि बिग फोर कंपनी जहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी टीम साइज होती है या फिर बहुत बड़ी टर्नओवर के साथ वो मैन पावर सप्लाई करती है। जैसे अगर हम बात करें इसमें, ओके, सो जैसे हम अगर इसमें एग्जांपल के तौर पे लें तो आपकी इनेक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, या फिर टीम लीज सर्विसेज है, या अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसी सारी कंपनीज हैं जो मैन पावर सप्लाई को थर्ड पार्टी रोल पे प्रोवाइड करती हैं। काफ़ी स्मॉल कंपनीज भी हैं। तो हम इसमें एक छोटी सी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले एज ए क्रेडिट मैनेजर जब आपके पास ये प्रोफाइल आता है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट है कि जो उनका जो रिवेन्यू फ्लक्चुएशन और कैश फ्लो है वो कैसा है, कि सीजनल वेरिएशंस हैं उसके अंदर। तो कैश फ्लो से बेसिकली हम ये असेस करना चाह रहे हैं कि जब भी जो हमारी ये थर्ड पार्टी वाली कंपनीज हैं वो हमको किसी कंपनीज को जो सर्विसेज देती हैं उनसे उनको पेमेंट किस टर्म्स में आती हैं। तो इसमें डिपेंड करता है कि वो सीजनल वेरिएशंस हैं उन पेमेंट्स का। जैसे इसमें बताया गया कि डिमांड फॉर द मैन पावर कैन बी फ्लक्चुएट विद द सीजन एंड मार्केट ट्रेंड, लीडिंग टू अनप्रडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम्स। तो जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ दिवाली सीजन की, तो दिवालियों में देखोगे कि हर कंपनी में रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो वहाँ पे अगर वो उन टाइप की कंपनी को सर्विसेज ऑफर कर रही हैं या मैन पावर सर्विसेज ऑफर कर रही हैं जो कि सीजनल बेस पे डिमांड करती हैं मैन पावर्स की, तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो जो बिजनेस है वो सीजनल हो सकता है। रिक्वायरमेंट जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए आएगी, और उसका जो इनकम फ्लो है वो उसी हिसाब से बिहेव करेगा। तो आपको ये चेक करना है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे रहा है मैन पावर की, वो सीजनल वेरिएशंस है उसमें या फिर सीजनल के ऊपर कितना डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से उसकी इनकम भी फ्लक्चुएट करेगी। तो अकॉर्डिंगली आपको उसकी ईएमआई जो है उसके अंडर में रखना है, ताकि ऑफ सीजन और ऑन सीजन दोनों टाइम पे वो अपने ईएमआईज को भर पाए। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट बेस्ड कोई इनकम देता है। प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम से मतलब यहाँ पे है कि अगर वो कोई मैन पावर सर्विसेज ऐसी देता है कि किसी प्रोजेक्ट को के खत्म होने के बाद उसके मैन पावर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगी, जिसे हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड सर्विसेज बोलते हैं। तो वो आपको माइंड में ये रखना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अपने पास देखनी है, सो दैट कि आप ये अंदाजा लगा पाएं कि जो उसकी इनकम है वो उतनी पीरियड के लिए ही आएगी। उसके बाद उसे कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सर्च करना पड़ेगा जहाँ पे वो मैन पावर की सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, और उसको वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि रेवेन्यू बेस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका रिलायंस के प्रोजेक्ट हो गए या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनीज के प्रोजेक्ट हो गए या किसी ने कोई इवेंट स्टार्ट किया है, उस टाइप की कंपनी को उन्होंने मैन पावर की सर्विसेज दी है, तो उनका रिवेन्यू जो है उसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, और उसमें इनकंसिस्टेंसी काफ़ी होने के चांसेस हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ या प्रोजेक्ट वो बीच में रुक गया या किसी कारणवश उस प्रोजेक्ट से कोई प्रॉब्लम आ गई या उनकी सर्विसेज उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो ये उनका इनकंसिस्टेंसी हो सकती है और वहां से पेमेंट रुक सकती है। इससे जो इनकम फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी हाई रहता है, और कैश फ्लो में काफ़ी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए आप प्रॉपर फाइनेंशियल्स को स्टडी करें, उसके बैंक स्टेटमेंट को स्टडी करें, और अंडरस्टैंड करें कि उसका किस टाइम पीरियड में कितना पेमेंट फ्लो रहता है। आप लास्ट 12 मंथ्स की बैंकिंग से भी ये वेरीफाई कर सकते हैं कि कितनी पेमेंट उसको क्लाइंट से आ रही है, और वो जो उसके सर्विसेज प्रोवाइड जो एम्प्लॉयज उन्होंने सर्विसेज में यूज़ किए हुए हैं उनको वो कैसे टाइमली पेमेंट कर पा रहा है।
अगर वो उनको ऑन टाइम पेमेंट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें सामने से भी पेमेंट टाइम से आ रही है। तो इसमें आपको उनके बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, प्लस जो सैलरी रिपेमेंट है उनके एम्पावर्ड या हायर किए हुए एम्प्लॉयज को, वो पेमेंट किस टाइम पे कर पा रहे हैं, ये कैश फ्लो आपको असेस करना है। सेकेंड पॉइंट आपको देखना है कि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में जो है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती है। बिकॉज ये इसमें आपको लेबर कॉस्टिंग आती है, इसमें आपकी कंप्लायंस कॉस्ट आती है, इसमें रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट आती है। तो आपको ये देखना है कि जो मैन पावर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी लेबर कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी कंपनी के अंदर कोई बंदा 20,000 रुपये में लगवाया है, तो उस 20,000 रुपये सैलरी में से मुझे यानी मतलब उस कस्टमर को कितना प्रॉफिट आ रहा है। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि ये 10% का मेरा मार्जिन रहेगा, तो 10% मार्जिन के हिसाब से 20,000 रुपये उसको 2,000 रुपये का ही प्रॉफिट आएगा। ठीक है। या अगर वो 20% मार्जिन बोलता है तो हमारे को 4,000 का ही प्रॉफिट आएगा। तो आपको ये असेस करना है कि कितने एम्प्लॉय लगे हुए हैं उस प्रोजेक्ट्स में या उस एम्प्लॉयर के अंडर, और उस पर कितना परसेंट मार्जिन वो पे करता है। तो ये जैसे आपको इस बिजनेस का मॉडल आइडिया होगा कि ये क्या करते हैं, जो मैन पावर सर्विस वाले होते हैं वो एम्प्लॉयर से, जहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉय डिप्लॉय किए हैं वहां से एक सैलरी लेते हैं उस एम्प्लॉय के बिहाफ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5-10 एम्प्लॉय लगा रखे हैं 20,000 रुपये के हिसाब से, तो 20,000 रुपये की पेमेंट के हिसाब से इनको 2 लाख रुपए की पेमेंट हर मंथ आएगी उस एम्प्लॉयर से। और ये नीचे जो उनके डिप्लॉय एम्प्लॉय हैं उनको 18,000 रुपये या 15,000 रुपये या 17,000 रुपये, जैसे भी जिसको उन्होंने हायर किया हो उस हिसाब से उनको पेमेंट पे कर देंगे। जो मार्जिनल गैप है, जैसे 18,000 में से 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 15,000 में से 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो उनका बेसिकली प्रॉफिट होता है। बट ये भी नेट प्रॉफिट नहीं होता, ये बेसिकली उनका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इसको इससे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप उसमें ये ऐड कीजिए कि उनकी लेबर कॉस्टिंग क्या आ रही है, हायरिंग के टाइम पे ट्रेनिंग कॉस्ट क्या गई थी उनको, जो एम्प्लॉय आईडी देने का, उनके ऑफर लेटर जनरेट करने का, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं वो, प्लस आपके कंप्लायंसेस के एक्सपेंसेस हैं, उनका पीएफ जमा करना, उनका टीडीएस, उनका जो इंश्योरेंस होता है वो सब जमा करना, प्लस उनकी रिक्रूटमेंट में जो कॉस्ट लगी है, उनकी ट्रेनिंग में जो कॉस्ट लगी है, वो सारी एक्सक्लूड करके नेट प्रॉफिट आपको देखना है कि उसका क्या जनरेट हो रहा है। बिकॉज ये इसमें कॉस्टिंग का काफ़ी मैटर है। यहाँ पे आपके ऑफिस की कॉस्ट हो गई, इसमें रेंटल कॉस्ट हो गई, ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गई, ये सब देखते हुए आपको उसको देखना है कि उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, और एट एंड ऑफ द डे वो कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पा रहे हैं। देन आपका आता है इसमें कि रिस्क देखना, कि आप देखें कि क्लाइंट का डिफॉल्ट रिस्क क्या है। तो इसमें बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंड करना है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में आया था कि डिलेड पेमेंट। डिलेड पेमेंट से मतलब है कि जो हमारा कस्टमर है उसने जो मैन पावर सर्विसेज किसी थर्ड बंदे को दी हुई है, किसी एम्प्लॉयर को दी हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे किसी बंदे को लगाई हुई है, वहां से कितने ऑन टाइम पेमेंट आ रही है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल वहां से सैलरी पे करने का टाइम 30th है, बट वो 30th को ना के अगले 7th को आई, तो जो इन्होंने एम्प्लॉय डिप्लॉय कर रखे हैं वहां पे उन्होंने अगर ये डेट दे रखा है कि जी मैं सेकंड को पे कर दूंगा, तो एंड ऑफ द डे इनको सेकंड को पे करना पड़ेगा। और यहाँ से इनका जो कैश फ्लो है वहाँ पे मिसमैच आएगा, क्योंकि पेमेंट इनकी 30th के आने की जगह 7th आई, और यहाँ पे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को सेकंड को 22nd को ही पे कर दिए। तो 5 डेज का यहाँ पे इनका जो वर्किंग कैपिटल का गैप आएगा, जिसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कंपनी जो है ईएमआई या नहीं भर पाएंगी, या अगर उन्होंने सैलरी ऑन टाइम पे नहीं दी तो एम्प्लॉय जो है वहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, जिससे उनका पूरा प्रोजेक्ट जो है हॉल्ट हो सकता है, और काफ़ी डिस्प्यूट की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि इनका जो क्लाइंट से पेमेंट पीरियड है वो कैसा है, कितना डिले होता है, ऑन टाइम कितना आता है, और उस पीरियड के इस गैप पीरियड को वो किस तरह मेंटेन करते हैं। क्योंकि जनरली ऐसा हो जाता है कि कई बार क्लाइंट जो है वो टाइम पे पेमेंट ना करे, और इनको अपने सैलरीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन टाइम देनी पड़े। तो उस टाइम पीरियड के लिए इनके पास सफिशिएंट कैश फ्लो मेंटेन रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये आपको देखने की जरूरत है। सेकेंडली इसमें आपको देखना है कि क्लाइंट इंसॉल्वेंसी का क्या वो है। जैसे रिलायंस ऑन ए की क्लाइंट कैन बी ए रिस्की, स्पेशली इन केस ऑफ क्लाइंट बैंक्रप्सी। तो अभी जैसे हम देखेंगे कि तो जहाँ पे क्लाइंट्स जो जिनको ये सर्विसेज दे रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल इन्होंने मान लो किसी छोटे छोटे कंपनीज को दे दिया जिन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनकी जो सैलरी कॉस्ट जो इनको अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, जो इनके पेरोल पे है, वो तो इनके लिए लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, बट जो इनकम आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही, बिकॉज उनके क्लाइंट्स ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिए। तो इसमें आपको ये देखना है कि इनकी जो रिलेशनशिप है, जो सर्विसेज ये दे रहे हैं,
वो किन पार्टी को सर्विसेज दे रहे हैं, वो पार्टी कितनी स्ट्रांग है, तो पार्टी का ब्रांड नेम क्या है, और कितने लिमिटेड पीरियड के लिए दे रहे हैं, और उनका प्रीवियस हिस्ट्री रिकॉर्ड क्या है। तो इससे आपको पता चलेगा कि इनकी जो क्लाइंटेज है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और रिपेमेंट में उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये आपको चेक करना है इसमें। देन इसके बाद आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि लेबर लॉज काफ़ी आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और इनके काफ़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस होते आ रहे हैं लेबर लॉज के अकॉर्डिंग। जैसे उसमें आप देखेंगे कि उनको वर्क प्लेस की सेफ्टी की क्लॉजेज हैं, उनके टैक्स, उनके एम्प्लॉय बेनिफिट्स के हैं, जिसमें आपका पीएफ है, ईएसआई है। तो इस तरह के जितने भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप टाइमली भर पा रहे हैं नहीं भर पा रहे हैं, टाइमली उसके कंप्लायंसेस को मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें इन्होंने कोई भी, जैसे लेबर लॉ के उसके अंदर कोई डिस्प्यूट होता है, या उनके स्टैट्यूटरी ड्यूज के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है, या टैक्सेशन में कोई डिस्प्यूट होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो सीधा इन पे पेनल्टी इंप्लीमेंट करती है, या इनका जो मैन पावर के लाइसेंस है उसको भी कैंसिल कर सकती है। प्रॉपर इसमें इन्होंने जीएसटी लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है, तो इनके ऑपरेशन और रेपुटेशन रिस्क भी इससे डैमेज हो सकते हैं। और इनके अगर ऊपर कोई गवर्नमेंट एक्शन होता है, तो इनके गवर्नमेंट एक्शन से इनके क्लाइंटेज के रेपुटेशन पे भी रिस्क आता है, और वो इनकी सर्विसेज को ड्रॉप करके किसी और की सर्विसेज ले सकते हैं। तो इसलिए इनके कंप्लाइंसेस को चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंप्लाइंट वाइज ये सही है, कोई लेबर लॉ के चैलेंजेस इनके पास नहीं है। तो जबकि इनके पास अगर लेबर लॉ के चैलेंजेस रहेंगे, तो क्लाइंट कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे बंदे की सर्विस ले जो ऑलरेडी किसी डिफॉल्ट में हो, ऑलरेडी किसी लीगल इश्यूज में फंसा हुआ हो। तो इसलिए आपको उनके कंप्लायंसेस और रेगुलेटरी रिस्क को भी चेक करना है, ताकि कल को उसकी फ्यूचर इनकम बंद ना हो। तो इस टाइप के प्रोफाइल में ये काफ़ी सारे चैलेंजेस रहते हैं। साथ साथ इसमें कई बार आप देखेंगे कि तो मैन पावर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे आपको एक इशू और आता है कि वो कल को कलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कलेक्शन काफ़ी इसकी डिफिकल्ट मानी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मैन पावर सर्विस वाले ने बाउंसर की सर्विस दे रखी है, बाउंसर है, गनमैन है, या बॉडी बिल्डर्स हैं, तो इस टाइप के जो सेगमेंट है उसमें कल आपको, आप डिफॉल्ट के केस में अगर कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो आपके लिए ये इशू क्रिएट हो सकता है कि वो आपको के कलेक्शन वाले बंदे को धमका डरा धमका के भगा दे वहां से, और आप उससे बाय फोर्स उससे कभी भी कोई कलेक्शन ना करवा पाए। तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि वो किस टाइप की सर्विसेज में इन्वॉल्व है। वो हाउस होल्ड सर्विसेज दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेड मेड हो गया, आपके कुक हो गया, या आपका ड्राइवर हो गया, इस टाइप की सर्विसेज दे रहा है, या फिर वो कोई मैन पावर में ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो कि आर्म से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल बाउंसर हो गया, जिसमें आपके गनमैन हो गए, या फिर आपके बॉडी बिल्डर हो गए, या सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए। तो ये टाइप की जो सर्विसेज है वो काफ़ी रिस्की होती हैं, और इसको कोई भी कंपनी जल्दी अलाउड नहीं करती। तो आपको ये देखना है कि सर्विसेज में वो किस टाइप की सर्विसेज भी ऑफर इशू कर रहा है, जो कि आपको कल को कलेक्शन में प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जो इस टाइप के केसेस हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या मिटिगेंट हो सकते हैं। तो मिटिगेंट में लेंडर जो जनरली है वो इस टाइप के देखते हैं कि उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। फाइनेंशियल बैकग्राउंड से मतलब है कि उनका डेप्ट इक्विटी, जो उनके लोन लायबिलिटी है, वो उनकी खुद की कैपिटल के क्या रेशो मेंटेन कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट सर्विस रेशो, जिसे हम ISCR बोलते हैं, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो जो है, वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो आपका 1.5x आ रहा है, तो हम उस पर कॉल ले सकते हैं। और अदर जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं, फॉर एग्जांपल करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी जो है वो क्या आ रहा है, डेप्ट इक्विटी आपने देख लिया, लीवरेज आपने देख लिया, गियरिंग आपने, लीवरेज एंड गियरिंग देख लिया आपने, देन आपने ISCR देख लिया, देन आपने उसके बैलेंस शीट में लोन लायबिलिटीज को स्टडी कर लिया, और उनके रीपेमेंट को चेक कर लिया। तो इन सबसे अगर आपको फाइनेंशियल के जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता चलता है, तो आप इस पे कॉल ले सकते हैं। सेकेंड में, अगर आपके पास कोई कोलेट्रल आता है, तो उस कोलेट्रल से आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। कल को अगर उनके इनकम में कोई डिफॉल्ट होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इनके कैश फ्लो जो है काफ़ी फ्लक्चुएटेड होते हैं, और काफ़ी इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो अगर आपको वहाँ पे कोई कोलेट्रल मिल जाता है, तो आपका लोन काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है, और आपको कल को कलेक्शन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बिकॉज जनरली जो है डिफॉल्ट के केस में सबसे लास्ट में सिक्योर्ड लोन पे डिफॉल्ट आता है, अनसिक्योर्ड बहुत ईजिली डिफॉल्ट कर पाते हैं। इसके अलावा आप अगर उसमें कोई गारंटर ले पाए, पर्सनल गारंटी ले पाए फ्रॉम द की इंडिपेंडेंट, जो उसके मेन प्रमोटर है। फॉर एग्जांपल, अगर उसका प्रोपराइटर है, वो तो एनीवेज आपके लोन पे आएगा ही। उसकी वाइफ को लोन स्ट्रक्चर पे ले लो, जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको लोन स्ट्रक्चर पे ले लो। और अगर स्टिल आपके पास कोई गारंटर आ सकता है ऐसा, जो आपके केस को स्ट्रांग बना सकता है, तो आप उसे ले सकते हैं।
इसके अलावा आप उसको अपने, क्योंकि आप इसमें काफ़ी सारे डेविएशंस ले रहे हैं, काफ़ी रिस्क ले रहे हैं इस केस पे, तो आपका जो रिटर्न है, रिवॉर्ड है, वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए लेंडर इस टाइप के प्रोफाइल पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू जनरल जो हमारे केसेस ऑफर किए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका रिस्क है वो मिटिगेट समहाउ हो जाता है, बिकॉज आपका जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए जैसा आपको बोला गया है, आपने सुना भी होगा कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो अगर आपने हाई रिस्क प्रोफाइल किया है तो आपको हाई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इसलिए आप लेंडर जो है इस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इन तरीके से आप अपने केस को मिटिगेट कर सकते हैं और आप अपनी पॉलिसीज के हिसाब से इस टाइप के केसेस को प्रोसेस कर सकते हैं। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा लगा हो जो आपकी वैल्यू एडिशन किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल में काफ़ी सारे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो लैंडिंग इंडस्ट्री से काफ़ी रिलेवेंट है। जैसे इसमें आपको प्रोफाइल वाइज वीडियो मिलेंगी कि इस प्रोफाइल की वीडियो में हमें क्या देखना चाहिए, उसकी अंडरराइटिंग कैसे करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इसमें क्रेडिट रिपोर्ट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, क्रेडिट रिपोर्ट में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए रिपोर्ट्स के अंदर। देन इसके बाद आपको इनकम एलिजिबिलिटी के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जिसमें इनकम बेस और नॉन इनकम बेस जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएंगे। और इसमें काफ़ी सारी अंडरराइटिंग रिलेटेड वीडियोस हैं, जहाँ आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपको जनरल जो आरबीआई रेगुलेशन है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाती हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।